गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ चैप्टर 10 के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 में हमने धर्म और भारतीय राजनीति के बारे में डिस्कस किया था। एक 16 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो लिंग्विज्म है, भाषावाद है, वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, या भारतीय राजनीति में किस तरह से भाषावाद की राजनीति के माध्यम से एक वोट बैंक का जरिया या फिर सत्ता में आने का जरिया ये बन गया है। तो आइए चलते हैं इस पार्ट 2 वीडियो को हम डिस्कस करें आज। सबसे पहले भाषावाद के बारे में कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। लेट मी ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा और भाषा की समस्या के बारे में कि किस तरह से संविधान सभा जो है और भाषा की समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इतिहास की बात करें तो देखिए, भाषावाद जो है, जो भारतीय संविधान जो है, संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में 1950 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए ये डिसाइड किया था कि 15 वर्षों में अंग्रेजी का स्थान जो है हिंदी ले लेगी। इन 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है वो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते रहे, या जो प्राथमिक लैंग्वेज है तो उनको अपनी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते रहे। तो ये कहा गया था कि 15 वर्षों में हिंदी सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम का रूप ले लेगी और केंद्रीय स्तर पर भी, सेंट्रल लेवल पे भी, पूरे भारत में भी हिंदी का प्रयोग होने लगेगा। परंतु प्रैक्टिकली इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आज तक नहीं आया। भारत की आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी पहले भी जो डिसीजंस हुए हैं उनके अनुसार हालांकि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बन गई, किंतु जब उस पर अमल किए जाने की बात आती है तो चारों ओर विरोध की आवाज़ें उठने लगती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से जो ये कहते हैं कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारी ना ही तो लैंग्वेज है, हमें ना समझ में आती, ना बोलनी आती, ना पढ़नी आती, देन वाई आर यू मेकिंग सच लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। इस प्रकार भारत की भाषाई भिन्नता की जो समस्या है वो राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बार बाधा के तौर पर देखी है। तो ये तो भूमिका हो गई। अब अगर इसमें मैं एक डेफिनेशन की बात करूँ तो BN राव की आप डेफिनेशन इसमें ले सकते हैं कि भारत में एक नए संविधान का निर्माण करते समय सबसे प्रमुख कठिनाइयों में से एक भाषाई प्रदेशों, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की मांग को संतुष्ट करना, इसी प्रकार दूसरी मांगों को संतुष्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पर BN राव क्या बताते हैं कि भाषावाद जो है आने वाले समय में एक समस्या बनकर उभरेगी। हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार करना क्यों मुश्किल था, क्या वजहें थी, उसको करने से पहले जो है मैं एक राजभाषा और संविधान की बात, ऑफिशियल लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की अगर बात करूं, जो आप भूमिका में लिख सकते हैं इस पॉइंट को, जो कि इम्पोर्टेंट है और MCQ में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप उस चीज़ को भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम, जैसे कि संविधान का जो भाग है, 17वां भाग का जो अनुच्छेद आर्टिकल 343 है, उसमें कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाए या किया गया है। तो विशेषता उल्लेख है कि राजभाषा का शब्दिक होता है कि राजकाज की भाषा, काम करने की भाषा, अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए काम आएगी वो राजभाषा कहलाएगी। और ये भी स्पष्ट किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि यानी कि 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया है, किंतु उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान भी रख दिया गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य कर सकती है। यानी कि ये कंपल्सन नहीं है। संसद कानून द्वारा इस काल को बढ़ा रहा है। 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हिंदी को प्रमोट किया जाए। लेकिन इसको जिस तरह से जाति में रिजर्वेशन को 10 वर्ष, हर 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह से लैंग्वेज को भी बढ़ाया जा रहा है। सन 1963 में संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन 1963 में राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी निश्चित काल तक बनी रही और इस तरह से ये चलता ही आ रहा है। तो यहाँ पर MCQ आप डिस्कस कर सकते हैं। 17वां भाग 343 आ सकता है। तो हिंदी को एक राजभाषा बनाया गया है, कामकाज की भाषा, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। और कभी इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का स्टेटस आप बताएं भारतीय संविधान के अनुसार, तो ये आप पॉइंट इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी MCQ में पूछा गया कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है 22 अन्य भाषाएं भी हैं जिनको मान्यता मिली है।
वो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, सूची नहीं है सॉरी, अनुसूची में, शेड्यूल जिसे बोलते हैं शेड्यूल, उसमें, ना कि लिस्ट में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और ये 22 जो भाषाएं हैं जैसे असमिया, मलयालम, तमिल, बंगला, मराठी, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मणिपुरी, कन्नड़, संस्कृत, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये सब लैंग्वेजेस इसके अंदर आती हैं। तो ये जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर अगर भाषा आयोग की नियुक्ति की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1955 में संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सरकारी भाषा आयोग यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और बीजी खरे के अलावा 21 और सदस्य थे। इस आयोग ने राष्ट्रपति को जो सिफारिशें पेश की उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 12 अगस्त 1957 को प्रकाशित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग में प्रगति करने की जो है सिफारिश की थी। इसमें कहा गया है कि इसमें ये भी कहा गया कि ये सिफारिश इसलिए नहीं की जा रही है कि अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी से कम विकसित हो, बल्कि इसलिए कि अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। आयोग ने ये भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों के प्रशासनिक और जो जुडिशियल काम है, न्यायिक कार्य काम होंगे, उन कार्यों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु केंद्र के साथ साथ जो पत्र व्यवहार होगा वो हिंदी में होना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद संविधान के जो निर्देशानुसार है एक संसदीय समिति बनाई गई, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य थे और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। इस समिति ने भाषा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल 1960 को एक आदेश जारी किया राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें कहा गया कि 1965 के बाद संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में जानी जाएगी। अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा हिंदी का माध्यम के द्वारा हो, जो कि बड़ा ही मुश्किल से 2011-12 में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिबेट चला था यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत दी गई, लेकिन ये सब प्रयास किए गए समय समय पर बहुत सारे, जैसे कि 1967 राजभाषा संशोधन बिल आया, फिर एम करुणानिधि ने 661 समर्थकों के साथ एक विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती रही और जो हिंदी के कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, कुछ विरोध में होती रही। अब अगर 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं मैं कि क्या आ सकता है, तो वो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो भाषावाद और भारतीय राजनीति की विशेषताओं पर आ सकता है कि भाषावाद किस तरह से भारतीय राजनीति की एक विशेषता के तौर पर बन गई है, झगड़े इसकी वजह से होते हैं। इसमें आप प्रोफेसर मॉरिस जोन्स की एक बात जोड़ सकते हैं कि क्षेत्रीयवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति में इतने ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न रहे हैं और भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के साथ इनका गहरा संबंध रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है यह राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण एक बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दबाव दिए जाने लगे कि भारत के राज्यों के बीच सीमाएं भाषा के आधार पर बनाई जानी चाहिए। और 1952 में तेलुगु भाषी लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तेलुगु आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश की भाषा है और आंध्र प्रदेश के एक नेता, तेलुगु नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने जो है तेलुगु बोलने वालों का एक अलग राज्य बनाने की मांग पर जो है फास्ट या अनशन रखना, भूख हड़ताल शुरू कर दी और इस भूख हड़ताल की वजह से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और इससे और भी ज़्यादा हंगामा बढ़ जाता है। तो नेहरू सरकार को भाषा के आधार पर एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ता है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना, बहुत बार एमसीक्यू या आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, खासतौर पर यूपीएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषा के आधार पर बना राज्य था। इसके बाद देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, राज्यों में इसी आधार पर जो है मांग उठने लगी। तो 1953 में ये वाला जो पॉइंट है मैं पहले भी डिस्कस 4th चैप्टर में कर चुकी हूँ और कई बार फर्स्ट में भी हुआ है ये डिस्कशन, तो आप इसको ध्यान रखें। और 12वां जो चैप्टर उसमें भी ये डिस्कस होगा। तो जिसे भाषा के आधार पर अलग राज्यों की जो
मांग उठने लगी थी उसको शांत करने के लिए 1953 में भारत सरकार, नेहरू सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की। इसके बारे में एमसीक्यू भी पूछा गया है कि कब हुई। जिसे क्या करना था कि भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग की जांच पड़ताल करनी थी और रिपोर्ट देनी थी। तो इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी उसमें एक रिकमेंडेशन जो है उसकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो गया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 संसदीय क्षेत्र स्थापित किए गए। तो ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर कितने जो है राज्य बने, कितने जो है क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एमसीक्यू में आपको ये लिखना है कि भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। अब अगर हम अगले पॉइंट को आगे इसी में हम डिस्कस करें तो इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन होकर एक महाराष्ट्र बना और एक गुजरात, 2 राज्य इससे बम्बई प्रांत से निकल कर आए। 1962 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब से अलग होकर जो है हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया कि हरियाणा कब बना 1 नवंबर 1966 में, किससे अलग होकर पंजाब से कब बना, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी। फिर 1970 में हिमाचल प्रदेश, फिर तो मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बहुत सारे राज्य अलग अलग समय पर नए बनते गए। फिर जो सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि भाषाई राज्यों में झगड़े, तो अब यहाँ से शुरू होता है। अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट में एक हिस्टोरिकल बैकअप देखा कि किस तरह से राजनीति में भाषा और ये सब डिस्कशन होने लगे। अब भाषाई राज्यों में भी झगड़े कैसे? भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने से भाषा की समस्या घटी नहीं बल्कि और भी अधिक बढ़ गई। चंडीगढ़ के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच एक विवाद है। बेलगाम नगर के बारे में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, असम में बांग्ला और असमी भाषा के लोगों के बीच बहुत सारे विरोध होते रहते। तो ये है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब या हरियाणा किसका, भाषा के आधार पर किसका, बेलगाम किसका। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे बने, झगड़े के कारण बने। तो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के विवाद उभरने की प्रवृत्ति भी जो है देखी गई। अब अगर हम अगले थर्ड पॉइंट की बात करें तो भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएं भी उभर कर सामने आई। भाषा के आधार पर भारत में उत्तर दक्षिण जो है, उत्तर जो कि हिंदी भाषा का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें खासतौर पर यूपी पंजाब, यूपी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये क्षेत्र आते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं। और दक्षिण में वो भाषाएं आती हैं जो कि हिंदी को इतना जानती समझती नहीं है, जैसे कि आप शुरू कर दें तमिलनाडु से तमिल, केरल से मलयालम, आंध्र प्रदेश से तेलुगु, कर्नाटका से कन्नड़, महाराष्ट्र से मराठी। तो ये जो है हिंदी भाषी नहीं, ये दक्षिण के जो राज्य हैं अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी पे रखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती हिंदी। तो ये जो है उत्तर दक्षिण का विवाद भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में तो हिंदी का बहुत अधिक विरोध होता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों ने हिंदी के पक्ष में और अंग्रेजी के विरोध में प्रदर्शन किए। इसी तरह से अगर उत्तर की बात करूँ तो इस तरह से भाषा के आधार पर भारत उत्तर दक्षिण में बटा सा लगने लगता है। अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग भी बढ़ती जाने लगी और यही वजह है कि जो भी मैंने बताया कि अन्य भाषाएं 8वीं अनुसूची में कितनी थी, 22 भाषाओं को आज मान्यता मिल चुकी है। तो यानी कि भाषा हिंदी बना दी जाए या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू होता जा रहा है। अब 5वें पॉइंट की बात करें तो विभिन्न राज्यों में हिंदी का विरोध आंदोलन चलता है। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में जो गैर हिंदी राज्य हैं वो सदा ही विरोध करते हैं। वे हिंदी को हिंदी साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने अपना एक तरह से दूसरे देशों को हड़प कर अपने में मिलाना शुरू कर दिया था, इसी तरह से ये दक्षिण के या जो गैर हिंदी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट या अन्य राज्य जो हैं, वो मानते कि एक हिंदी साम्राज्यवाद है, यानी कि हिंदी में अपने इसी तरह से जगड़न या पांव फैला रही है। तो इसका वो विरोध करते रहे और इस आंदोलन के खिलाफ कई बार जुडिशरी की भी हेल्प ली है उन्होंने। फिर छठा पॉइंट है कि भाषा के आधार पर दबाव समूह का जन्म हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति, गुजरात में महागुजरात जनता परिषद। ये दबाव समूह जनता और राजनीतिक दल का भी समर्थन प्राप्त करते हैं और भाषा के आधार पर अपने हितों की पूर्ति करने की बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत 7वां पॉइंट जो है बहुत ही कॉमन है कि राष्ट्रीय एकता को खतरा है। ऑब्वियसली इतने जब झगड़े भाषा के आधार पर होते हैं
राष्ट्रीय एकता के लिए एक सामान्य भाषा होना बहुत आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने यही बात सोचकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया था, लेकिन भाषा के विवाद ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बहुत चोट पहुंचाई है। दक्षिण के राज्यों और उत्तर के राज्यों में मुख्य विवाद का कारण भी ये बन गई है, तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करें तो कि आंदोलन, हिंसा और आमरण अनशन देखे गए हैं। बहुत बहुत से लोगों की इसी वजह से मृत्यु भी हुई है। जैसे मैंने पोटी श्रीरामुलु की बात की थी, तेलुगु देशम पार्टी के 1953 में। तो वो आमरण अनशन रखते हैं भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य बनाने के लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब भाषाई समूह के लोगों ने केंद्र से अपनी मांग मनवाने के लिए बहुत सारे आंदोलनों का सहारा लिया है। हिंसक आंदोलन किए, हजारों लोगों की मौतें भी हुई हैं, लाखों की संपत्ति नष्ट हुई है, तो ये भी देखने को मिलता है। संकीर्ण क्षेत्रीय हित, भाषा व्यक्ति में संकीर्ण नैरो माइंडेड देशभक्ति की भावना का विकास करती है। लोग राष्ट्र हित को न भूलकर स्वार्थ हितों में आ जाते हैं भाषा के आधार पर, और भाषा ने क्षेत्रीयवाद को भी बढ़ाया है। ये पॉइंट आपका जो नेक्स्ट 11 चैप्टर उसमें भी बहुत डिस्कस होगा कि किस तरह से भाषा ने क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दिया है। तो भाषा के आधार पर ही लोगों ने क्षेत्रीयवाद की भावना का लोगों के अंदर विकास हुआ है, और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग अलग राज्यों की मांग करते हैं, परंतु सभी पृथक भाषा बोलने वालों की मांग को स्वीकार किए जाए तो भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा, जो कि भारत की एकता के लिए खतरा है। तो निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं, जो ऊपरी विवरण देखने के बाद, कि धर्म और भाषावाद दोनों ही भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि नागरिकों में जो है इस तरह की जो संकीर्ण भावनाएं हैं, इनको खत्म करके आपसी सद्भावना और सहनशीलता को बढ़ाया जाए। राजनीति में भाषावाद के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसे देश का प्रत्येक नागरिक सहभागिता और एक सम्मान दे। तो इस तरह से ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप इस पर अपने नोट्स बना लें, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें, तो ये पार्ट 2 भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।